नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी पिछले 6 महीने से जेल में थे। उनके ऊपर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड एक केस चल रहा था, करप्शन के केस था ये, जिसकी वजह से ये 6 महीने से जेल में थे और कई बार इन्होंने बेल एप्लीकेशंस दी, लेकिन बेल एप्लीकेशंस लगातार रिजेक्ट हो रही थी। लेकिन फाइनली अब जब गवर्नमेंट ने कोर्ट ने उसमें कह दिया है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो इस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर पा रहा है कि उनके ऊपर चार्जेस क्या हैं और उनका कोई जो डायरेक्ट उसमें संलिप्तता है उसको भी नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, तो इस वजह से उनको बेल दे दी गई है कुछ कंडीशंस के बेसिस पर। अब जैसे ही ये बेल दी गई है अरविंद केजरीवाल जी को, अब देखिए अभी तो पूरा इलेक्शन का एक माहौल चल रहा है। हरियाणा असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो अभी होने वाले हैं। आई थिंक 18 तारीख से वो पहला चरण का चुनाव है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल ही रहे हैं, पूरा इलेक्शन का एक माहौल चल रहा है और इस टाइम पर अरविंद केजरीवाल जब बाहर आते हैं तो ये उनके पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो बाहर आते ही उन्होंने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जिससे पूरे जो पूरी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस थी वो गड़बड़ हो गई। खास तौर से बीजेपी की जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस थी वो बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ हो गई। अब वो बाहर आते हैं जेल के और जेल के बाहर आते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि आप इलेक्शन के टाइम पर ये पार्टीज जो होती हैं वो इन चीज़ों को बहुत इनकैश करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के टाइम पर एक पूरा नैरेटिव चलाया गया कि देखो 400 पार क्यों चाहते हैं एनडीए की गवर्नमेंट, 400 पार क्यों चाहती है, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे या रिजर्वेशन का जो राइट है उसको वापस ले लेंगे। इस तरीके का एक पूरा नैरेटिव चलाया गया। तो इस तरीके से नैरेटिव, कई सारे नैरेटिव के बेसिस पर इलेक्शंस होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो ये जेल जाना हुआ था, इसको बीजेपी ने एनकैश करने के लिए इन्होंने पूरा एक प्लान बना रखा था कि हम कहेंगे कि देखो इनके ऊपर तो करप्शन के केसेस हैं और ये तो जेल भी गए थे उसमें। अब वहाँ पर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और वो एकदम बिल्कुल ऐसा शॉकिंग अनाउंसमेंट कर देते हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट ये किया कि भाई देखो, मैं अरविंद केजरीवाल जो कि मैं सीएम था, उन्होंने ये अनाउंसमेंट आज ही यानी कि संडे के दिन कही, मैं अगले 2 दिन में यानी कि मैं अगले 48 घंटे में रिज़ाइन कर रहा हूँ अपने पोस्ट सर। अब जैसे उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी, बिल्कुल बीजेपी के सारे पॉलिटिकल कैलकुलेशंस गड़बड़ हो गए और बहुत शानदार मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये उनके फ़ायदे में क्यों है और यहाँ पर बीजेपी को क्यों नुकसान हो गया उनके इस फैसले से, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद खैर अरविंद केजरीवाल अगर सीएम नहीं होंगे दिल्ली के, तो कौन होगा दिल्ली का सीएम? तो नेक्स्ट इन लाइन या नेक्स्ट इन कमांड जो है पूरी आम आदमी पार्टी में देखा जाता है वो मनीष सिसोदिया जी को देखा जाता है, जो कि उनके बहुत क्लोज, सबसे खास माने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पावर जो अरविंद केजरीवाल जी के बाद है किसी के पास, तो वो मनीष सिसोदिया जी के पास है। उनको काफ़ी पावरफुल लीडर देखा जाता है। लेकिन अपने ही उसी स्टेटमेंट में जब वो कह रहे थे कि अगले 48 घंटे में मैं रिज़ाइन करूंगा, तो उसी में उन्होंने आगे कह दिया कि मैं और मेरे साथ मनीष सिसोदिया जी भी रिज़ाइन करेंगे और वो भी सीएम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुझे सक्सीड करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि हम दोनों के ऊपर ही ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का केस चल रहा है और जब तक हम पूरी तरीके से इस केस में अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर लेंगे तब तक हम इस तरीके का कोई भी पद जो है वो स्थापित, वो ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब हम दिल्ली के सीएम या जो भी हमारी पोस्ट है, जो भी मिनिस्टर हैं, जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो इससे एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई कि देखो मैंने अपनी सीट छोड़ दी और मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है सत्ता से, मैं सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। वो मैसेज सक्सेसफुली अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर दे दिया है बहुत आराम से। अब उस पर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है कि ये एग्जैक्टली कौन सीएम बनेगा या केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी, उसके ऊपर अभी तक उनकी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। या बहुत सारे और भी लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के जो जेल गए थे इसी एक्साइज पॉलिसी केस में, तो क्या वो सारे लीडर्स रिज़ाइन करेंगे? ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। उन्होंने 2 लोग का नाम लिया, एक खुद का और एक मनीष सिसोदिया जी का उन्होंने नाम लिया है। अब इसके 3 कारण देखे जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया ही क्यों, उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया और किस तरीके से ये एक मास्टर स्ट्रोक है और बीजेपी को क्यों इसमें नुकसान हो गया है। अब इसका पूरा पॉलिटिकल एंगल, अगर आप इसको पूरे पॉलिटिकल चश्मे से देखते हो तो क्या है वो समझ में आता है। अब देखो होता क्या है कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस अनाउंस हुए और महाराष्ट्र के साथ साथ में झारखंड के भी इलेक्शंस अनाउंस हुए कि ये इलेक्शन जो है वो दिसंबर में किए जाएंगे। अब अगर आप शेड्यूल के हिसाब से देखोगे तो दिल्ली के जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस फरवरी 2025 में शेड्यूल्ड हैं। अब जो आम आदमी पार्टी है उनके अपने अप्रीहेंशंस हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं और झारखंड के इलेक्शंस हैं, इनके साथ में दिल्ली के इलेक्शंस भी करवाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब दिल्ली में अर्ली इलेक्शंस देखने को मिल सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये लोग पूरी तरीके से जुट गए हैं और इसीलिए इन लोगों ने अपने पोस्ट से रिज़ाइन भी दे दिया है। तो अर्ली इलेक्शंस एक कारण है, लेकिन इसके 2 और कारण हैं।
अब अगर आप देखोगे ना तो इनकी पार्टी के कई सारे लीडर्स हैं जो जेल में पिछले 1-2 साल में जेल में गए थे। जैसे विजय नायर जो इनकी पार्टी के लीडर हैं, 2 लोग का नाम तो बताई थी, अरविंद केजरीवाल जी खुद, उसके बाद सिसोदिया जी खुद, और फिर विजय नायर जो कि उनके पार्टी के कम्युनिकेशंस हेड हैं, वो भी जेल में थे। संजय सिंह जो उनकी पार्टी के और राज्यसभा, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, वो भी जेल में थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के बहुत ही क्लोज जो व्यक्ति है माना जाते हैं वो विभव कुमार माने जाते हैं। इनका नाम आपने सुना होगा, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा एमपी थी, स्वाति मालीवाल। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आम आदमी पार्टी के विभव कुमार के ऊपर, जो सीएम के रेसिडेंस पर उनके साथ मारपीट की गई है, और तमाम ये न्यूज़ में चला होगा, आपको भी पता ही होगा ये सारा केस। तो इस केस में इनको अरेस्ट किया गया था, बाद में फिर ये भी बेल पर बाहर आ गए। तो लगातार विजय नायर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये विभव कुमार, ये सारे लोग लगातार बाहर आए हैं जेल से, और ये पूरी तरीके से जो टॉप लीडरशिप है वो एक टाइम पर जेल में जो थी, वो बाहर आकर के जो अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हुई है उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग सारे मिल करके। तो इसलिए ये चाहते भी हैं कि अर्ली इलेक्शंस हो जाएं दिल्ली में, ताकि जो ये पूरा इनके साथ किया गया, देखो ये पूरा नैरेटिव क्या है, ये पूरा नैरेटिव है कि देखो कोई भी जो सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है इसको ये जेल में डाल देते हैं। अगर आप देखो लोकसभा इलेक्शंस में भी यही नैरेटिव था, इन्होंने उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, संजय सिंह का नाम लिया, मनीष सिसोदिया का नाम लिया, फिर इन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया कि देखो जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है या गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म कर रहा है उसको ये उठा करके जेल में डाल दे रहे हैं। इस तरीके का नैरेटिव रन किया गया है, और आप देखो नैरेटिव कई जगहों पर सक्सेसफुल भी हुआ है कुछ हद तक। तो वो नैरेटिव दोबारा से रन करने का प्लान है, और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, पहली चीज़। दूसरा जो कारण में इसमें बताया जा रहा है, दूसरा कारण जो देखा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स देखते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स देखते हैं, वो ये है कि देखो अब दिल्ली की गवर्नमेंट के पास जो है ना वो ज़्यादा पावर बची भी नहीं है। तो ये पावर एग्जर्ट क्या करेंगे? देखो एक जीएनसीटीडी एक्ट आया था, वो जीएनसीटीडी एक्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और मतलब एक तरीके से सेंटर को स्वीपिंग पावर देता था। मतलब उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जैसे कि जो चीफ सेक्रेटरीज होंगे मिनिस्ट्रीज के, वो अपनी फाइल लेकर के डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एंड इफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साइंस, मतलब उनको थ्रू मिनिस्टर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना मिनिस्टर को कंसल्ट किए भी डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर से साइन ले सकते हैं, एंड देन मिनिस्टर इज डीम्ड टू साइन ऑन दैट फाइल। तो इस तरीके की तमाम उसमें स्वीपिंग पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई थी। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में चंद्रचूड़ जी ने, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपना डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि देखो सिविल सर्विसेज को एडमिनिस्टर करने का, लॉज बनाने का, ये पूरा पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटर नहीं कर सकते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर है उसको भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया अपनी जजमेंट में कि वो सिर्फ 3 फील्ड्स में होगी, एक लैंड के फील्ड में और पब्लिक ऑर्डर के फील्ड में और पुलिस के फील्ड में। सिर्फ इन 3 फील्ड्स में ये पावर होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो उन्होंने यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को लिमिट कर दिया। उस चीज़ को फिर ओवरटर्न किया बीजेपी ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसको ओवरटर्न करके ये प्रेसिडेंट से एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, और उससे उन्होंने चीफ जस्टिस की जो उन्होंने ये जजमेंट दी थी उसको ओवरटर्न कर दिया। तो मतलब एक तरीके से अभी जो कहने का कुल मिला जुला के बात है कि जीएनसीटीडी जो एक्ट है उससे स्वीपिंग पावर्स जो हैं वो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के पास हैं, तो वो पावर वैसे भी दिल्ली के सीएम एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी उनको पद छोड़ना था। दूसरी चीज़ ये है कि वो जिन कंडीशंस पे बेल उनको मिली है वो कंडीशंस क्या हैं कि वो सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, वहाँ पर जा करके काम नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़, वो सीएम की पोस्ट जो है, मतलब वो सीएम का जितना भी काम धाम होता है पूरे दिन का, वो काम नहीं कर सकते हैं। फाइल्स भी उन्हीं पर वो साइन कर सकते हैं जो फाइल्स थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके पास आ रही हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस पर साइन ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके द्वारा पास कर दी हुई फाइल्स हैं, उस पर ही वो साइन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ये कंडीशंस की वजह से वैसे भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि जब वैसे भी काम नहीं कर पाएंगे तो फिर कुर्सी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उससे उनका नुकसान ही होगा या उनकी पार्टी का चुनाव में नुकसान ही होगा कि देखो जेल से निकल करके आए, वो एक धब्बा लग गया है। तो वैसे भी नुकसान को उसको सही करने के लिए उन्होंने बहुत तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कि ऐसा करते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, दोबारा से चुनाव जीत ही लेंगे और सीएम बन ही जाएंगे। ये उनको आश्वासन, ये पूरा उनको भरोसा है। तो उन्होंने इससे पोस्ट से अपने रिज़ाइन कर दिया ताकि उनके पास एक कहने के लिए तो हो जाएगा सारे इलेक्शंस में, क्योंकि अभी हरियाणा में इलेक्शंस है और वो पूरी कैंपेनिंग वगैरह जो है उसमें वो कम से कम ये तो कह पाएंगे कि देखो भाई, मुझे सत्ता से कोई लोभ नहीं है, मैंने सत्ता तुरंत ठुकरा दी और मेरे लिए जनता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब तक मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर लूँगा मैं अपनी पोस्ट को नहीं रखूँगा अपने पास। तो अब जब वो अपने पास पोस्ट को नहीं रखेंगे तो कौन बनेगा सीएम? तो इसमें कहा गया देखो केयर टेकर जो सीएम है वो हो सकता है कि उनकी वाइफ, जो कि एकदम अभी पिक्चर में आई है जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं,
तब से वो पिक्चर में आई हैं, तो हो सकता है उनको वो पावर ट्रांसफ़र हो जाए, तो पावर जो है वो तो घर ही में रहेगी। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें की जा रही है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक है वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला है और बीजेपी को उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब बीजेपी तमाम और अलग पॉइंट्स पर उनको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि आप 48 घंटे भी क्यों ले रहे हो, आप आज ही दे दो रेजिग्नेशन। हालांकि इन सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मास्टर स्ट्रोक उनको खेलना था वो उन्होंने इस इलेक्शंस में खेल दिया और हरियाणा में इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपकी राहें और आसान कर दी हैं। अब जो आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे आपको, अब अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके यूपीएससी सीएससी की जो सब्सक्रिप्शन है हमारी फीस है जो उसको सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। प्लस इसके साथ में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप और स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी इस बैच के अंदर में मिलेंगे। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।